नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस को बनाने वाले एन.आर. नारायण मूर्ति की। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास फीस देने के भी पैसे नहीं है और कुछ सालों बाद ये इंसान एक ऐसी आईटी कंपनी बनाते हैं जिसकी कोर वैल्यू मार्केट में 100 बिलियन यूएसडी डॉलर को क्रॉस करती है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन्फोसिस यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत कब हुई? ये बात है 1962 की, जब एक लड़के ने अपने दोस्तों को कॉलेज जाते हुए देखा। कॉलेज जाना वो भी चाहता था, होनहार भी था, आईआईटी में 17वें रैंक पे भी आया था, लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। दोस्तों को सी ऑफ करते वक्त बस यही सोच रहा था कि मेरा क्या होगा। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि एन.आर. नारायण मूर्ति थे। नागवारा रामाराव नारायण मूर्ति का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। पिताजी मैथ्स के टीचर थे, जिन्हें सिर्फ 250 रुपये सैलरी मिलती थी और उन्हें पूरे घर का खर्चा भी उसी में चलाना होता था। काफ़ी होनहार थे, लिहाजा उन्होंने स्कूलिंग तक की पढ़ाई तो जैसे तैसे कर ली, फिर स्कॉलरशिप की मदद से बीटेक और एमटेक किया। अब वो काफ़ी होनहार थे, उन्हें बहुत जल्दी जॉब ऑफर भी आने लगे। 800 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर उन्होंने एक जॉब पकड़ ली। यहाँ पर नारायण मूर्ति ने पहली बार कंप्यूटर देखा। 3 साल की इस कंपनी में काम करने के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखा। इसी बीच उन्हें एक फ्रेंच कंपनी का जॉब ऑफर आया। वो सब कुछ छोड़कर वहाँ चले गए। इस कंपनी ने नारायण मूर्ति को काफ़ी कुछ सिखाया। हालांकि इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट था जो कुछ महीने बाद ख़त्म हो गया। बताया जाता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, नारायण मूर्ति बैग पैक कर भारत वापस आ गए। इसी दौरान उन्होंने काफ़ी देशों में घूमा, जिससे उन्हें पता चला कि सिर्फ कैटलिस्ट बनकर तो काम नहीं चलेगा। ये सब सोचकर विचार चल रहा था कि तब नारायण मूर्ति के आइडिया ने अपने एक नए एडवेंचर की शुरुआत की, और यही उनकी मुलाकात सुधा कुलकर्णी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। सुधा कुलकर्णी कर्नाटक की एक छोटे से शहर से ताल्लुकात रखती थी। सुधा कुलकर्णी अपने इलाके की पहली लड़की थी जिन्होंने आईआईटी में एग्ज़ाम क्रैक किया था। सुधा कुलकर्णी के बारे में हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जिस इन्फोसिस को आप देखते हैं, जहां पर ड्रीम जॉब करने का सबका सपना है, ये हर साल 20,000 से ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन आती है। इसे खड़ा करने में सुधा कुलकर्णी का बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। एन.आर. नारायण मूर्ति ने अपनी 6 दोस्तों के साथ मिलकर अपना स्टार्टअप किया। जुलाई 1981 में इन्फोसिस की शुरुआत पुणे में हो चुकी थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाया गया था। तब ये सारे लोग कंपनी में एज अ कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन आज इन लोगों के पास इन्फोसिस की हिस्सेदारी है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 2021 में इन्फोसिस भारत की एक ऐसी कंपनी बनी जिसकी कोर वैल्यू 100 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर चुकी थी। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बेहद ही मुश्किलों से भरा है। तो 6 दोस्तों ने नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। कंपनी 1983 में शुरू कर ली, लेकिन उस वक्त कंपनी में ना ही तो कंप्यूटर था और ना ही किसी के पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे थे। मूर्ति की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वे खुद कंप्यूटर खरीद लें। कंपनी का उस वक्त और परेशानी में आ गई जब अशोक अरोड़ा ने कंपनी का साथ छोड़ दिया। अब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या किया जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में मूर्ति घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने बाकी सदस्यों से कहा कि जिसे कंपनी का साथ छोड़कर जाना हो वो चले जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक उससे साथ ही रहेंगे। हालांकि बातें करना एक तरफ और कंपनी को आगे बढ़ाना दूसरी बात है। तो ऐसे में नारायण मूर्ति ने सुधा कुलकर्णी को सारी परिस्थिति से अवगत कराया। सुधा कुलकर्णी ऐसे वक्त में वो नारायण मूर्ति के साथ मजबूती से खड़ी रही। सबसे पहले नारायण मूर्ति ने सुधा कुलकर्णी से 10,000 रुपये उधार लिए। ऐसा करते हुए सुधा कुलकर्णी बाकायदा एक डायरी मेंटेन करती थी और सारा हिसाब उसी में लिखा करती थी। और बताया जाता है कि उस दौरान नारायण मूर्ति को कभी किसी कस्टमर से बात करनी होती थी तो वे पीसीओ में जाकर कॉल किया करते थे, और मिलना होता था तो वे स्कूटर पे जाकर मिलते थे।
लोग उनकी सादगी को बहुत पसंद किया करते थे और ये सादगी उनके व्यक्तित्व में आज भी दिखाई दे रही है। कई साल चलने के बाद साल 1993 में कंपनी पहली बार अपना IPO लेकर आई और इसी साल इन्फोसिस देश की पहली IT कंपनी बन गई जिसे शेयर बाजार में लिस्ट किया गया था। उस वक्त उनके शेयर का प्राइस 95 पैसे था, लेकिन लिस्ट होने के बाद उस दिन के शेयर का प्राइस 145 हो गया था और इसी से कंपनी की साख का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कंपनी ने अपने शेयर सार्वजनिक कर दिए। बताया जाता है कि कंपनी ने शुरू होने के 8 साल बाद उसे बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक ऑफरिंग शुरू होने लगी और आम लोगों के एंट्री कंपनी में रफ्तार बढ़ाने लगी। आज तक लोग कहते हैं कि अगर साल 1993 में इन्फोसिस में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज इसकी कीमत 18 करोड़ होती। 1999 तक इन्फोसिस की स्थिति बहुत ही बेहतरीन हो चुकी थी। कंपनी का नेटवर्थ $100 मिलियन को क्रॉस कर चुका था। इन्फोसिस भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे नेस्टेड लिस्ट में शामिल किया गया था। इन्फोसिस का नाम दुनिया की 20 कंपनियों में आता है। पूरी दुनिया में आज इन्फोसिस के कई ब्रांचेस चल रहे हैं। इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो दुनिया के 12 देशों में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में कंपनी अपनी सर्विस और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। फरवरी 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू $715.54 बिलियन तक हो गई थी। कोरोना काल में इन्फोसिस के कई कर्मचारी करोड़पति बने, जिसने साबित किया कि कंपनी को निरंतर फायदा ही हो रहा है। इन्फोसिस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक करोड़पतियों की लिस्ट में वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के 74 अधिकारी शामिल है। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख, जिनकी सैलरी में 40% जितनी बढ़ोतरी हुई है और उस वृद्धि के बाद इनकी सैलरी 35 करोड़ हो चुकी है। कुछ इसी तरह से शुरू किया हुआ ये सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। और नारायण मूर्ति की उम्र आज 75 साल के आसपास हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी अपनी कंपनी पे पूरा फोकस रखते हैं। तो आपको कैसी लगी इन्फोसिस और उसके मालिक नारायण मूर्ति से जुड़ी जानकारी? कमेंट करके बताना कि आपको इन्फोसिस की सक्सेसफुल कहानी कैसी लगी और साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।